डॉक्टर साहब, आज जो है DGISPR की जानिब से मीडिया को ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान भारत से आने वाली हर चीज़ को मॉनिटर भी कर रहा है। देखें जी, वो तो ज़ाहिर है कि जो हुकूमत पाकिस्तान का और हमारे अदारों का जो बयान है और तज्ज़िया और जो भी प्लानिंग है जी, वो बेहतर जानते हैं। हम उस पर तज्ज़िया कर सकते हैं सारी सूरत हाल पे। देखें, ये एक बड़ा थिएटर है, एक बड़ा थिएटर है, एक बड़ी जंग का एक बड़ा थिएटर है जो कि ये इंडो पैसिफिक में मौजूद है। और ये एक बड़ी जंग जो मेरा थीसिस रहा है एक तवील अरसे से, कई सालों से, दुनिया में एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वर्ल्ड वॉर 1 थी, वर्ल्ड वॉर 2 थी, वर्ल्ड वॉर 3 थी, और इसके मुख्तलिफ थिएटर्स थे। वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे एक पैसिफिक का थिएटर था जिस पे जो ख़त्म उस वक्त हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे अमेरिका ने। और उसका जो यूरोपियन थिएटर था या वेस्टर्न थिएटर था वो था जब हिटलर, तो एक ही जंग थी लेकिन उसके दो थिएटर्स थे। एक थिएटर पैसिफिक में था, बिल्कुल अलग, हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर गिर रहे हैं, उधर हिटलर को सोवियत फौजें घेर रही हैं और खुदकुशी कर रहा है। तो एक ही दूसरी जंग अजीम के दो थिएटर्स थे। इसी तरह से पहली जंग अजीम में, बड़ी जंगों में कई महाज खुल जाते हैं। पहली जंग अजीम में जाएं तो आप कह सकते हैं कि जी वहाँ पे वो एक ट्रेंच वॉर चल रही थी, एक ऑटोमन्स के खिलाफ चल रही थी, सल्तनत उस्मानिया टूट रही थी, जर्मन्स के खिलाफ हो रही थी, ठीक है ना, कई उसमें थिएटर्स खुल गए थे। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी। तो ये एक बड़ी जंग है, ये मेरा थीसिस है। और उसके कई थिएटर्स खुल गए हैं और वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, उनको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पे यूक्रेन की जो जंग है उसको आप किसी सूरत गजा के कत्लेआम से अलग नहीं कर सकते, और गजा में होने वाले कत्लेआम को किसी तरह से भी आप ये इंडो पैसिफिक में या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो अब जंग की सूरत, ऑल आउट वॉर में तो फिर कुछ और होता है ना, उसमें तो ये जो अब पाकिस्तान के जवाब जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा, तो ये इंटरकनेक्टेड है सारा। अच्छा, अब पहले तो ये ध्यान में रखें कि ये सारा इंटरकनेक्टेड है, यानी यूक्रेन की जंग का असर पड़ेगा जो भी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, गज़ा, हूतीज़, ईरान, सऊदी अरेबिया, इसराइल, मिस्र, इनके हालात पे। उधर यूरोप के साथ क्या सूरत हाल बनी हुई है, नेटो का क्या बनेगा, वो यूक्रेन की जंग इंटरकनेक्टेड है। यूएई और सऊदी अरेबिया तबादला करवाते रहे हैं ना, यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो कैदियों का तबादला होता रहा, तो इंटरकनेक्टेड है। और फिर ये अल्टीमेटली जो बड़ी ग्लोबल पावर्स हैं इस वक्त जो तीन इमर्ज हो रही हैं, एक अमेरिका है और दो जाहिर है कि एक चाइना और रशिया का बड़ा ज़बरदस्त अलायंस हुआ है जिसमें नॉर्थ कोरिया भी अब आ गया। और देखना ये है कि क्या ये एक फ़ौजी इत्तेहाद बनता है। फ़ौजी इत्तेहाद तो बन गया ना, नॉर्थ कोरिया के फ़ौज तो लड़ी आके। और प्रीमियर शी जिनपिंग जो हैं वो कल रेड स्क्वायर पे बड़ी ज़बरदस्त जो परेड होने जा रही है, विक्ट्री परेड, उसके वो चीफ गेस्ट होंगे। और ये वो विक्ट्री परेड है 9 मई, जिस दिन 10 दिन पहले हिटलर खुदकुशी कर गया, 10-12 दिन पहले, और यहाँ पे जो है वो हथियार डाल दिए सोवियत फ़ौजों के सामने जर्मन्स ने। तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त परेड होने जा रही है और वहाँ पे शी जिनपिंग होंगे। लेकिन उनके साथ एक और मेहमान पहुँच गए हैं। कुछ मेहमानों का तो जिक्र हम पहले कर चुके हैं ना कि कौन कौन शरीक होंगे। उनके साथ जो कल परेड में शरीक होने जा रहे हैं वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट जनरल सीसी हैं। इजिप्ट, ठीक है, वो इजिप्ट जिसने चाइना के साथ डील कर ली है वो GS10 के ऊपर, ठीक है। तो चाइना इजिप्ट के पास पहुंचा। इजिप्ट जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा बन गया है और यहाँ पर परेड में मौजूद होगा इजिप्ट। इजिप्ट के प्रेसिडेंट यहाँ होंगे जब ट्रंप का दौरा शुरू हो रहा होगा और बाकी सारे मामला। तो अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान की तरह जवाब दे सकता है। पहली बात तो ये है कि एक चूँकि वो कहते हैं ना कि ये गज़ा की और यूक्रेन की जंग ने, इन जंगों ने, पहली बात करते हुए कुछ नए रूल्स तय कर दिए हैं। और वो रूल्स ये हैं कि द रूल्स आर फॉर द फूल्स, कि रूल्स जो हैं वो बेवकूफ़ों के लिए हैं। इसमें कोई रूल्स अब नहीं है। ये गज़ा और यूक्रेन की जंग ने दुनिया को बता दिया। ये आज से पहले नहीं था, लोग बेहिस हो गए हैं।
यानी पहले ये था कि जो पहले भी बात कर चुका हूँ कि किसी जगह कोई बच्चे की जान चली गई, कोई ख़ानदान चला गया तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती थी कि ये बेगुनाह क्यों मारे गए। वियतनाम की जो जंग है वो उसकी मिसाल थी कि जब वियतनाम की जंग शुरू हुई और वहाँ से तस्वीर आना शुरू हुई तो उसके नतीजे में अमेरिका उठ के खड़ा हो गया और पूरा अमेरिका, और उन्होंने निक्सन को मजबूर कर दिया कि वो वहाँ से फ़ौजें वापस विड्रॉ करे, पूरा अमेरिका। लेकिन आज अगर आप गज़ा के कत्लेआम के ऊपर अमेरिका में बात करते हैं तो इसको एंटीसेमेटिक कह के वो यूनिवर्सिटियों से निकाल दिया जाता है, मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। ये वही अमेरिका है, ठीक है, जहाँ पर उनके लोग सड़कों पे आ गए थे कि आप फौजों को वापस बुलाओ, और जो हीरो गए थे उनको, वो जो मैं हमेशा मिसाल देता हूँ फर्स्ट ब्लड मूवी की, तो एक बेहिसी है पूरी दुनिया में कि वहाँ पर इंसानी जानें जो है नंबर बन गई हैं, सिर्फ 50,000 हो गए थे। अच्छा उस दिन भी मैंने कहा ना कि गज़ा के अंदर कितनी शहादतें हो रही हैं, तो अच्छा 60,000 छोड़ो यार, रोज़ सुनते हैं ना क्या, मतलब लोग इस तरह से हो गए हैं भी यार हमें यार क्यों टेंशन दे रहे हो यार, वो रोज़ बता रहे हो और अच्छी अच्छी बातें करो, क्या बता रहे हो यार, 100 200 1000 आदमी मर गए तो ठीक है यार मरते रहेंगे। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहिसी के एक ख़ास दर्जे पे पहुँच चुकी है। अच्छा अब उस बेहिसी का जो एक दर्जा है उसी मॉडल को आप यहाँ लेकर आ जाएं, ये जो यहाँ पे हो रहा है, यानी अब पहले तो ये वाक़या पेश आया, जो वाक़या पेश आया मकबूजा कश्मीर में जो सानिया था, कत्लेआम, दहशतगर्दी कत्लेआम जो भी था, और उसकी एक आज़ादाना तहकीकात होनी ज़रूरी थी। ये वो मामला अब रह गया पीछे, वो मामला पीछे रह गया, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो या तो उन आतंकवादियों को पकड़ा जाता, उनकी आइडेंटिफिकेशन होती, वो कहाँ पे हैं, क्या हुआ। उन्होंने जवाब में, जो मोदी सरकार है, उन्होंने सिविलियंस को निशाना बना दिया, क्योंकि उन दहशतगर्दों ने भी सिविलियंस को निशाना बनाया था, तो इन्होंने जवाब में सिविलियंस को निशाना बनाया। अच्छा पहले तो वो 5 हत्यारे गिर गए, और वो तो एक, मैं यहाँ पर कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो एयरफोर्स के लोग अगर दोनों तरफ के, अब बाकी जो हैं वो सर्विसेज के लोग तस्दीक करना चाहें, तो मैं तो सादा सी बात यहाँ पे कर रहा हूँ और उसी तरह से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो वो 5 तारे गिरे और उसके बाद वो चले गए वापस। अच्छा उसके बाद वो बात नहीं बनी, बात बनी नहीं, क्योंकि वो फायर वर्क नहीं हुआ। वो जो एक फायर वर्क चाहिए होता है ना आपको, कि आपको पता चले कि कोई मतलब कुछ हुआ है, मतलब वो जो हुआ तो वो तो ठुस हो गया, वो तो उधर ही जहाज गिर गए, वो तो ठुस हो, तो वो कह रहे हैं जी 5 तारे गिर गए, वो कह रहे हैं अच्छा जी कल बताएंगे आगे भी, जो कल भी मैंने बात की थी। उनके बड़े ये जो स्पोक्स पर्सन आते हैं जैसे सब ये डाउन से हैं, क्योंकि अभी वो अभी देखें कैसे, अभी देखते हैं ना इसमें कौन कैसे निकल के सामने आता है, मतलब टीम पाकिस्तान या टीम जो है वो मोदी सरकार, इस तरह से करें आप। इंडिया को मैं इसमें नहीं रख रहा, मोदी सरकार को मैं सेपरेट करता हूँ कि इंडिया के लोग जो है वो तो ये। अच्छा अब इसमें जो है वो देखना ये है कि वो उन्होंने, अच्छा वो फैनफेयर नहीं है ना उसमें, फैनफेयर तो हुआ नहीं, परसों तो फैनफेयर नहीं हुआ, परसों तो वो जहाज़ गए और जबरदस्त हो गए 5 तैयारे उनके, उसके बाद अब फैनफेयर चाहिए। तो फैनफेयर जो है, फैनफेयर चाहिए होता है ना आपको, मतलब वो शौक़-ए-नौ, वो जनाब वो पटाखा, आपको पता है मैं हमेशा बताता हूँ कि इराक की जब जंग शुरू हुई तो शौक़-ए-नौ जब हुआ ना तो उसमें इतना जानी नुकसान नहीं हुआ था, जानी नुकसान उसमें नहीं हुआ था जब सद्दाम हुसैन ने हमले किए थे, लेकिन वो उसका जो मंजर था, उसका मंजर कशी थी, वो ऐसी थी जैसे पूरा जो इसराइल जो इराक है वो तबाह बर्बाद हो गया बगदाद, उसका इतना फैनफेयर था शौक़-ए-नौ का ना, तो नफसियाती तौर पर लोग हिल जाएँ, परेशान हो जाएँ। अब फैनफेयर दरकार था, वो फैनफेयर का लोग कल कर दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पे 2-3 बातें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि ये मैंने आपसे कहा ना कि मैं डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, और इस पर मैं अगर कोई गलती करूँ तो मैं पहले ही माजरत चाहता हूँ, और डिफेंस के या एयर फोर्स के दोनों तरफ के लोग इस मेरी तस्दीक कर सकते हैं। मैंने कोई गैस भी नहीं लिया, और मैं अंडर ओथ ये बात कह रहा हूँ कि मैंने किसी एयर फोर्स के एक्सपर्ट से भी नहीं बात की आज, ठीक है, किसी से भी नहीं बात की। मैं ये जो भी तज़किया दे रहा हूँ ये बिल्कुल अपने हिसाब से दे रहा हूँ, और मैं इसीलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि कोई गलती हो तो मैं इसलिए माजरत चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो ड्रोन्स आए हैं इनको इनका जो नाम है वो ज़ाहिर है हीरॉन ड्रोन्स या MK2 ड्रोन्स, ये तो बात हो रही है हर जगह, सुबह से हम देख रहे हैं। तो ये जो है ये इनको कामाकाजी ड्रोन्स कहा जाता है। अच्छा ये कामाकाजी यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल्स ड्रोन्स जो पहले होते थे, तो ये एक दूसरी की वक्री टाइप के नए ड्रोन्स आ गए हैं, तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है। तो
कामाकाजी ड्रोन इसलिए कहा जाता है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जापानीज पायलट्स थे, तो वो जापानीज पायलट्स ने एक तरीका ये अपनाया था कि वो अपना छोटा सा जहाज ले जाके जिस जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव्स रखे होते थे, यानी कोई धमाका खेज मवाद होता था किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पे या किसी और जगह पे, वो अपना छोटा जहाज पर टकरा देते, धमाका होता था और वो खुद भी जानों से जाते थे और साथ ही वो यानी एक तरह से सुसाइडल। तो वहाँ से कामाकाजी का लफ्ज़ जापानीज, ये पैसिफिक थिएटर के अंदर जापानी से उसके नफ्सियाती असर बड़ा होता था। छोटा सा जहाज आ रहा है तो वो सब लोग परेशान होते थे, तो गिरा क्या क्या, और वो आके जहाज सीधा गिरता था ऊपर, पायलट भी जाता था और नीचे वो धमाके से वो ब्लास्ट हो जाता था और बहुत बड़ा नुकसान होता था अलाइड फोर्सेस का। लेकिन उससे पहले भी वो मंगोल्स के दौर में भी ये टर्म इस्तेमाल होती रही। ये उस ज़माने में इस्तेमाल होती थी, ये आंधियों के लिए जो होता है ना, कामाकाजी जापानीज इस्तेमाल करते जब मंगोल आते थे वहाँ। एनीवे, तो इनको कामाकाजी इसलिए कहा जाता है कि ये सुसाइडल ड्रोन्स भी हैं। अच्छा, अब ये सुसाइडल ड्रोन जो हैं ये बड़े महंगे हैं और ये जो हैं ये इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और उसके बाद रिकॉन्सिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यानी कांस्टेंट इंटेलिजेंस भी कर रहे हैं, सर्वेलेंस भी कर रहे हैं, इंटेल वहाँ घूम भी रहे हैं और ये टेरेन का जायज़ा भी ले रहे हैं, रियल टाइम पीछे भेज भी रहे हैं। एक इनका साइज़ है, ये छोटे से नहीं है, ये कोई नैनो टाइप चीज़ नहीं है, ये अच्छे बड़े साइज़ के हैं और किलोग्राम में इनका वज़न है। अच्छा, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने ड्रोन देखा हुआ है, मैंने इस ड्रोन को फंक्शन करते हुए देखा हुआ है और वो 2020 में जब आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग हो रही थी, तो वहाँ पर ये ड्रोन जो हैं ये इन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। आर्मीनिया, आज़रबाईजान के पास ये ड्रोन्स थे, इसराइल के साथ आज़रबाईजान का एक डिफेंस पैक्ट है और उस डिफेंस पैक्ट में इसराइल को जो है वो आज़रबाईजान ऑयल वगैरह, उनका हर मुल्कों के अपने अपने डिफेंस पैक्ट्स हैं जो भी उनके मामलात हैं। हमारा बरादर मुल्क है आज़रबाईजान, आज़रबाईजान क्या क्या, कई हमारे बरादर मुल्क ऐसे हैं जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, हमारे नहीं हैं। लेकिन वहाँ पर देखिए ना, बहुत से अरब ममालिक, बहुत से दूसरी दुनिया जो है वो मतलब इसराइल को तस्लीम करती है, हम नहीं तस्लीम करते। तो आज़रबाईजान भी उनमें से एक है, लेकिन हमारे साथ वो खड़ा रहा है और इतना ज़्यादा खड़ा रहा है कि हमने आर्मीनिया को। तो वहाँ पर जब जंग हो रही थी तो वहाँ पर ये जो बिकार, तुर्की में इसको बिकार या बीरख्तार, तुर्की के सही तरह से मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बंदा, उनके जो मिज़ाइल्स थे और ड्रोन्स थे तुर्की के, वो बड़े ज़बरदस्त मिज़ाइल्स थे। और उन मिज़ाइल्स के साथ फिर इसराइल के जो हैं वो ये आ गए थे, ये जो हेरोन मिज़ाइल या जो भी इनका नाम रखें, हेरोप मिज़ाइल या MK2, और ये छोटे इनका मिनी साइज़ भी आ गया, लेकिन उस वक्त ये बड़े ही थे। तो इनकी वजह से इनका बड़ा कलीदी किरदार था और इनका बड़ा कलीदी किरदार था आर्मीनिया की को शिकस्त देने में। सही। तो ये मिज़ाइल्स वहाँ इस्तेमाल हो रहे थे और इन मिज़ाइल्स का बड़ा खूब इनकी ख़ास उन इंजीनियर्स ने कोई इंटीग्रेशन की थी, क्योंकि सामने S-300 था रशिया का। रशिया उस वक्त आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा था, तो रशिया के S-300 को भी इन्होंने फड़का दिया था। तो आर्मीनिया की शिकस्त में इन मिज़ाइल्स का बड़ा रोल था। और एक जो कमाल की बात है वो ये है कि वहाँ पे जब फतह का जश्न मनाया आज़रबाईजान ने, तो उसमें पाकिस्तानी झंडा भी था।